Assalamu alaikum. My name is Sayyid Sohail Ahmed Shah and I am Assistant Professor in Computer Science. Today I am going to do part 6 of programming with C language, and the topic I am going to cover is pointers. These are the contents I am going to cover in this lecture. So let's start with the first content, C language pointers. Pointers are powerful features of C language that differentiate it from other programming languages like Java and Python. Pointers are used in C program to access the memory and manipulate the addresses. Okay, to understand the pointers well, we must know the concept of variables and memory locations. Every byte in a computer's memory has an address. Your program, when it is loaded into memory, occupies a certain range of these addresses. So every variable is a memory location and every memory location has its address defined. जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल का जो मकसद होता है वो होता है कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करना. ठीक है, जिस तरह इस एग्जांपल में दिया हुआ स्लाइड में कि हमने एक नम वेरिएबल हम जब क्रिएट करते हैं तो हम जब भी उसको वैल्यू असाइन करते हैं, से फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू दिया तो 10 वैल्यू स्टोर होती है नम वेरिएबल की मेमोरी लोकेशंस में. जब हम नम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो वो 10 वैल्यू एक्सेस होती है. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई करता है. जब प्रोग्राम आपका लोड होता है तो वो वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस में वो वैल्यूज होल्ड होती हैं. तो जो भी वेरिएबल मेमोरी लोकेशन होल्ड करता है, हर मेमोरी लोकेशंस की पर्टिकुलर एड्रेस दी होती है. इसका मतलब ये हुआ कि हम उन वेरिएबल्स को उनके नाम से एक्सेस कर सकते हैं. और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हमें उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशंस की एड्रेसेस अगर पता हो तो भी हम उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. So let's have the introduction of pointers. A pointer is a variable that stores the address of another variable. Unlike other variables that hold values of a certain type, pointer holds the address of a variable. Integer variable holds an integer value. However, an integer pointer holds the address of an integer variable. तो हमें यहाँ पे फर्क पता चल रहा है कि वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर काम जो होता है वो वैल्यू स्टोर करना होता है. लेकिन पॉइंटर जो है वो वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, बल्कि पॉइंटर का काम है दूसरे वेरिएबल्स की एड्रेसेस को स्टोर करना. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड पॉइंटर. उसके बाद जब हमें कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल है. फॉर एग्जांपल इन सी लैंग्वेज में हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इंट और स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम देते हैं और सेमीकोलन देते हैं तो वो वेरिएबल एक क्रिएट हो जाता है. फॉर एग्जांपल इंट स्पेस ए, तो ए वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा. लेकिन अगर हमें कोई पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स किस तरह होगा? पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें जो है इंट स्टार देन पी एंड सेमीकोलन. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं पी के नाम का, देन उसका सिंटैक्स जो है जिस तरह स्लाइड पे दिया हुआ है, दो तरह के सिंटैक्स हैं. यहाँ तो आप इंट लिखने के बाद आप स्टार दें और उसके बाद स्पेस देने के बाद पी दे दें तो आपका एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा. दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इंट लिखने के बाद स्पेस दें और जो भी हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले हम स्टार दे दें. ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा. और पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद हम दूसरे वेरिएबल की एड्रेसेस जो हैं वो इन पॉइंटर वेरिएबल्स को हम दे के फिर उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो
let's see some more about the pointers and variables. A normal variable is used to store value, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल वेरिएबल जो हैं वो उनका काम है वैल्यूज को स्टोर करना. A pointer variable is used to store address or reference of another variable. ठीक है, तो इस तरह जो है पॉइंटर्स जो हैं उनका काम वैल्यूज को होल्ड करना नहीं है, बल्कि पॉइंटर्स का काम है कि दूसरे वेरिएबल्स की एड्रेसेस को होल्ड करना. पॉइंटर्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेसेस. इसका मतलब ये हुआ कि हम जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं वेरिएबल्स के नाम से, लेकिन अगर हमें एड्रेसेस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी तो वो हम पॉइंटर्स के जरिए उनको रिप्रेजेंट करेंगे. वी कैन हैव अ पॉइंटर टू एनी वेरिएबल टाइप. इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर इंटीजर वेरिएबल का पॉइंटर बनाना है तो उसकी टाइप भी इंटीजर होगी. अगर हमें फ्लोट वेरिएबल का पॉइंटर बनाना है तो फ्लोट वेरिएबल का जो पॉइंटर होगा उसकी टाइप भी फ्लोट ही होगी. ओके, इसी स्लाइड में एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि एक वेरिएबल var के नाम का है, उसकी वैल्यू 50 है, लेकिन डेफिनेटली वेरिएबल आर स्टोर्ड इन मेमोरी और उन मेमोरी लोकेशन की एड्रेसेस भी होती है. तो से फॉर एग्जांपल उस मेमोरी लोकेशन की जो एड्रेस है वो 1001 है. तो अगर हम एक पॉइंटर बनाते हैं ptr के नाम का, देन उसको हम उसकी एड्रेस अगर असाइन करेंगे तो देन that pointer by name ptr will hold the address of var variable. Okay, so var variable is used to store value which is 50, but pointer variable will hold the address of var variable which is 1001. Okay, so let's move forward to the next slide. C language pointer operators. C provides two pointer operators. One is value h operator or indirection operator, and second one is address of operator. तो जब हम pointers से डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए दो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं. एक आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, स्कैनफ में यूज कर चुके हैं. जब भी हम स्कैनफ में वेरिएबल देते हैं तो उससे पहले हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं. और दूसरा ऑपरेटर जो हम पॉइंटर्स में यूज करेंगे दैट इज इनडायरेक्शन ऑपरेटर, या जिसको हम वैल्यू एट ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि आगे चल के स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा कि हमने इन ऑपरेटर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है. ओके, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं. इससे पहले हम स्कैनफ में तो इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम जो है देखेंगे कि वेरिएबल्स के साथ हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. सो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल्स की अगर हमें एड्रेसेस एक्सेस करनी हो कि इन वेरिएबल की एड्रेस क्या है जो कि मेमोरी लोकेशंस की हैं, तो हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करना पड़ता है. यू कैन फाइंड द एड्रेस ऑक्यूपाइड बाय अ वेरिएबल बाय यूजिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. इस प्रोग्राम में हमने एक इंटीजर b वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और उसको हमने वैल्यू दी हुई है 34. देन हमने उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक printf कमांड दी हुई है. द वैल्यू ऑफ b वेरिएबल इज %d और b को हमने प्रिंट किया है तो उसकी वैल्यू b की जो है वो प्रिंट हो जाएगी. लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में द एड्रेस ऑफ b वेरिएबल इज %p एंड इस जगह पे हमने b वेरिएबल की जगह एड्रेस ऑफ b यूज किया हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि हम जब b वेरिएबल यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन अगर हम b वेरिएबल से पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम b की वेरिएबल की वैल्यू नहीं प्रिंट करना चाह रहे, बल्कि b वेरिएबल की जो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस है
उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बी क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है, तो जब हम उसकी वैल्यू जब प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इंटीजर डेटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है वो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम एड्रेसेस प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे %p यूज कर रहे हैं। %p हम यूज करते हैं जब हमें जो है हेक्साडेसिमल में वैल्यू प्रिंट करनी हो, तो हम उन मेमोरी एड्रेसेस को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, देन वी हैव टू यूज %p। तो इस तरह अगर हम इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो इस तरह का कुछ आउटपुट होगा जो कि नीचे दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ b वेरिएबल इज 34 एंड द एड्रेस ऑफ b वेरिएबल इज 60FEFC। तो इस तरह जो है हम किसी भी वेरिएबल की जो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह का हम एक प्रोग्राम भी बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम प्रोग्राम बनाते हैं और इंटीजर b, और हमने जो है b को एक वैल्यू असाइन की 105 और इसी वेरिएबल b की हम वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आई से के द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b इज %d। ओके, सो ये प्रोग्राम हमने बनाया। तो ये प्रोग्राम बनाने के बाद हम इसको रन कर रहे हैं। The value of variable b is 105। अच्छा, ये तो सिंपल एक प्रोग्राम हो गया जो कि हम वेरिएबल b क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें उसकी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस अगर प्रिंट करनी हो तो हमें printf then I have to say कि the memory location address is, और यहाँ पे मैंने %p then I say address of b। यहाँ पे बजाय b वेरिएबल यूज करने के मैंने कि एड्रेस ऑफ b यूज किया है, क्योंकि मैं b वेरिएबल की एड्रेस को प्रिंट करना चाह रहा हूं। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सेमीकोलन। ओके, सो अगर इस प्रोग्राम के सोर्स कोड को भी देखें, उसको आउटपुट को देखें, तो फर्स्ट लाइन में हम वेरिएबल b की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b इज 105। लेकिन जब हम उसकी मेमोरी लोकेशंस को उसकी पर्टिकुलर एड्रेस को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो द मेमोरी लोकेशन एड्रेस इज दिस 0060FEFC। सो वेरिएबल b जो है जहाँ पे स्टोर हुआ है उस मेमोरी लोकेशन की जो एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट हम कर रहे हैं। तो इस तरह जो है हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज करके हम मेमोरी लोकेशंस की एड्रेसेस को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ओके, come to the let's see the next slide, how to use pointers. There are few important operations which we will do with the help of pointers very frequently. We will define a pointer. First of all, we will define a pointer. Then we will assign the address of variable to a pointer, and then finally access the value at the address available in the pointer variable. So these are the three steps we will be working on. जब हम pointers को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले pointer हम create करते हैं। pointer create करने के बाद उस pointer को हम address assign करते हैं। जिन variables को हमें यूज करना है उनकी एड्रेसेस असाइन करते हैं उस पॉइंटर को, और फिर हम उसी एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए हम पॉइंटर्स के जरिए उन वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पॉइंटर्स? टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम यूजर डिफाइंड फंक्शंस,
to pass arrays and strings more conveniently to functions, to allocate memory and access it, which is called dynamic memory allocation, to create complex data structures such as linked list. So these are the advantages of the pointers. Okay, let's see the first example of pointer. जो प्रोग्राम यहाँ पे स्लाइड में दिया गया है उसमें हमने एक वेरिएबल var क्रिएट किया है और उसको वैल्यू दी है 20. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल विद द नेम ऑफ ip. तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हमें पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले वेरिएबल से पहले हमने स्टार यूज करना है. तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं जो कि पॉइंटर वेरिएबल है तो उसकी डिक्लेरेशन से पहले उसके नेम से पहले हमने स्टार इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो स्टार जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल बट दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल. उसके बाद जब हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर चुके होते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि हमें उस पॉइंटर वेरिएबल को हमें उस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना होता है जिस वेरिएबल को हमें पॉइंटर्स के जरिए इस्तेमाल करना है. तो हमें var वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हमें पॉइंटर वेरिएबल ip को असाइन करना है. तो एड्रेस असाइन करने के लिए हमने जो है वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करना है. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ip क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है उसका काम है एड्रेसेस को होल्ड करना. तो ip इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ var. So in this statement we are assigning the address of var variable to the ip pointer. Then printf हम कर रहे हैं the address of var variable, address of var. इसका मतलब ये हुआ कि हम उसी var variable की एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं. उसके बाद ये जो printf है the address stored in ip, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है var की एड्रेस प्रिंट की और उसी तरह फिर हमें ip जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं. तो डेफिनेटली दैट विल बी द सेम एड्रेस ऑफ var वेरिएबल. और उसके बाद अगर हमें उसी पॉइंटर वेरिएबल की मदद से अगर उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करना है तो उसके लिए फिर हम स्टार ip यूज करेंगे. यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं पॉइंटर को तो पॉइंटर डिक्लेयर करते वक्त हमने स्टार भी इस्तेमाल करना होता है देन उस पॉइंटर वेरिएबल का नेम. तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर क्रिएटिंग पॉइंटर वेरिएबल. लेकिन यहाँ पे जो ये वाली printf स्टेटमेंट है यहाँ पे जो हम स्टार ip यूज कर रहे हैं दिस इज नॉट द डिक्लेरेशन बट इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू एट ऑपरेटर. इसका मतलब यहाँ पे जो हम स्टार यूज कर रहे हैं ये वैल्यू एट ऑपरेटर है. और जब हम पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ वैल्यू एट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि हम पॉइंटर के पास जो एड्रेस है उसको एक्सेस नहीं करना चाह रहे बल्कि पॉइंटर के पास जो मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर है उसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह जब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो फर्स्ट printf जो रन होगी तो उसमें उसका आउटपुट जो है द एड्रेस ऑफ var वेरिएबल इज दिस. उसका एक पर्टिकुलर जो मेमोरी एड्रेस है वो होगा. लेकिन फिर हमने क्योंकि उसका पर्टिकुलर एड्रेस जो है ip पॉइंटर को भी दिया हुआ है असाइन किया हुआ है तो हम ip पॉइंटर को जब हम printf में यूज करके उसकी एड्रेस प्रिंट करेंगे तो उसकी भी सेम ही एड्रेस आएगी जो कि यहाँ पे उसका आउटपुट में शो हो रहा है. उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ip पॉइंटर के जरिए उस var वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो देन वी हैव टू यूज स्टार ip जो कि थर्ड printf में हमने इस्तेमाल किया हुआ है. और जब हम स्टार ip यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है द वैल्यू which is stored at the address of ip.
तो क्योंकि हमने VAR वेरिएबल को 20 वैल्यू असाइन की हुई थी और IP as the address of VAR variable, so we can access the value of VAR variable with the help of IP pointer. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इजीली जो है उसकी वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम पॉइंटर्स यूज करते हैं तो समटाइम्स कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं, वो हमें दूर करनी है और इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मद्देनजर रखना है। जब हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम इंट डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद स्टार और पॉइंटर वेरिएबल का नाम देते हैं, जिस तरह इंट स्टार ptr। In this statement, we are creating a pointer to integer by name ptr। इसका मतलब ये होगा हमने यहाँ पे एक ptr के नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात, स्टार इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मीन्स दिस वेरिएबल is not a normal variable but a pointer variable। ठीक है, जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं उस वक्त स्टार इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि हम कंपाइलर को बताएं कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल बट दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल। ओके, सो ये ध्यान में रखना आपने। दूसरा ये कि जब हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वेरिएबल का काम है वैल्यू स्टोर करना और पॉइंटर का काम है एड्रेस स्टोर करना। क्योंकि ptr इज अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल, तो पॉइंटर को हमें डेफिनेटली किसी न किसी वेरिएबल की एड्रेस जरूर देनी है। तो दूसरा जो स्टेप होता है कि पॉइंटर को एड्रेस असाइन करना, तो एड्रेस असाइन करने के लिए हमने ये सिंटैक्स यूज करना है कि ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ var। इसका मतलब है कि var का एड्रेस जो है हम किसको असाइन कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। इन दिस स्टेटमेंट वी आर असाइनिंग एड्रेस ऑफ var वेरिएबल टू पॉइंटर ptr। Because ptr is a pointer, it can only hold address of other variable। जिस तरह नीचे पिक्चर में भी दिया हुआ है कि हमने var वेरिएबल जब क्रिएट किया है तो उसकी वैल्यू हमने उसको असाइन की 10। डेफिनेटली दैट वेरिएबल मस्ट बी हैविंग अ पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, जो कि यहाँ पे इसकी मेंशन की हुई है। जब हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और उसको उस var वेरिएबल की एड्रेस असाइन कर देते हैं, तो ये जो var वेरिएबल है उसकी यहाँ पे एड्रेस दी हुई, यही एड्रेस जो है उस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन हो जाती है, जिसके जरिए हम उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम प्रिंट करते हैं तो अगर हम प्रिंट करेंगे ptr को, तो ptr प्रिंट करने का मकसद है कि वी आर प्रिंटिंग द एड्रेस which is held by the ptr। In this statement we are printing the value of ptr pointer, so it will print the address of var variable। क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देख चुके हैं कि ptr वेरिएबल को जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम var वेरिएबल की एड्रेस असाइन कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस printf स्टेटमेंट। यहाँ पे printf में हम ptr को प्रिंट नहीं कर रहे, बल्कि ptr के पास जो एड्रेस है उसके कंटेंट्स को, उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि जब हम स्टार ptr यूज करेंगे डिक्लेरेशन के अलावा, जब हम डिक्लेयर करते हैं तब भी स्टार यूज करते हैं, उस वक्त सिर्फ यही मकसद होता है कि हम कंपाइलर को बताएं कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल बट दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल। लेकिन डिक्लेरेशन के बाद जब हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं तो उसमें जब हम स्टार यूज करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंटर के बाद जो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर की गई है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि printf %d एंड देन स्टार ptr का मकसद ये हुआ कि ptr के बाद जो मेमोरी एड्रेसेस है उनके ऊपर जो वैल्यूज रखी हुई है उसको एक्सेस हमें करना है। सो इन दिस स्टेटमेंट star is the valuate operator because ptr holds the address of var variable, so it will print the value
at the address it is holding. It means using star ptr is same as using variable var. Okay, so let's have another example of pointers. Passing pointers to a function. अगर हमें किसी भी फंक्शंस को पॉइंटर्स पास करने हो तो उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. सो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ नंबर्स स्वैपिंग. अगर हमें दो नंबर्स को स्वैप करना है, इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स हैं, एक v1 है एक v2 है, उसकी वैल्यूज को हमें स्वैप करना है. हम चाहते हैं कि v1 वैल्यू जो है v2 में असाइन हो जाए और v2 की वैल्यू जो है वो v1 को असाइन हो जाए. इसको हम स्वैप कहते हैं. वैल्यू स्वैप क्या हम कहते हैं नॉर्मली प्रोग्रामिंग में. तो अगर हमें एक फंक्शन बनाना है जिसके जरिए हम उन वेरिएबल की एड्रेसेस को सेंड करें और उसके बाद उनकी वैल्यूज को स्वैप करें, तो किस तरह हम यूज कर सकते हैं इसको हम प्रोग्राम भी बना के हम अभी चेक करेंगे. सो लेट्स कॉपी दिस प्रोग्राम. And then copy this function. Okay, so basically इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है और यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने जो दो आर्गुमेंट्स हैं उसमें हमने वेरिएबल से पहले स्टार लिया हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि वी आर गोइंग टू टेल कंपाइलर दैट दीज आर pointer variables. इसका मतलब है कि num1 and num2 will hold the addresses of variable. Okay, so main program में हमने दो variable create किए हुए हैं, एक v1 and then v2. v1 is having the value 11 and v2 is having the value 77. After assigning the variables value, we are going to print the values of these variables. v1 की वैल्यू हमने प्रिंट की, v2 की डेफिनेटली जो वैल्यूज हैं v1 की 11 हैं v2 की 77 हैं. उसके बाद हम फंक्शंस जो हमने फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है स्वैप नंबर के नाम से, उसको हम जो है v1 की एड्रेस और v2 की एड्रेस सेंड कर रहे हैं. इसका मतलब है कि जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, the address of v1 will be given to num1 and the address of v2 will be given to num2. जब num1 and num2 को v1 and v2 की एड्रेसेस मिल जाएंगी या असाइन हो जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फंक्शन में v1 और v2 की वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके इन दोनों वेरिएबल्स num1 और num2 के पास v1 और v2 की एड्रेसेस मौजूद हैं. जब हमारे पास एड्रेसेस मौजूद होती हैं तो उन वेरिएबल्स को हम इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. उसका क्योंकि हमने इस फंक्शन में स्वैपिंग का काम लेना है, तो स्वैपिंग के लिए एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, दैट इज अ टेम्परेरी वेरिएबल. सो what is going on in this function, हम temporary variable को value of num1 दे रहे हैं. ठीक है, क्योंकि num1 is a pointer variable, it is having the address of v1, तो हमें उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको हमें एक्सेस करना है. तो स्टार नम का मतलब ये है कि द वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ num1. तो क्योंकि num1 के पास v1 की एड्रेस है और v1 के पास जो वैल्यू है वो 11 है, तो 11 वैल्यू विल बी गिवन टू temp num और num1 को जो है वैल्यू हम जो दे रहे हैं वो num2 की वैल्यू दे रहे हैं और num2 को जो हम वैल्यू देंगे वो temp की वैल्यू होगी. इस तरह जैसे ही ये यूजर डिफाइंड फंक्शन काम करेगा तो हमारे पास
इन तीन स्टेटमेंट के जरिए से हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप कर रहे हैं। और जैसे ही आपका ये फंक्शन कंप्लीट रन हो जाएगा, तो क्योंकि हमने v1 और v2 की एड्रेसेस सेंड की थी, तो इस फंक्शन के कंप्लीट रन होने के बाद उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यूज एक्सचेंज हो चुकी होंगी और v1 की वैल्यू 77 हो चुकी और v2 की वेरिएबल v2 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 11 हो चुकी होगी। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स सी बोथ द आउटपुट्स एंड सोर्स प्रोग्राम। जब हम v1 और v2 को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 11 एंड 77, उसको फौरन बाद आप जब प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज वही प्रिंट हो रही जो उनको हमने असाइन की है। लेकिन जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल करने के बाद जब हम उनको प्रिंट कर रहे हैं, तो v1 की वैल्यू 77 हो चुकी है और v2 की वैल्यू 11 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था और हमने v1 और v2 की एड्रेसेस सेंड की थी और उन एड्रेसेस को यूज करते हुए हमने उन एड्रेसेस पे उनकी वैल्यूज स्वैप कर दी। स्वैप करने के बाद जब हमने उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट की, तो उनकी वैल्यूज जो हैं वो स्वैप हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है हम पॉइंटर्स को यूज करते हुए फंक्शंस को एड्रेसेस पास कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकते हैं। सो this is the way you can pass the pointer to a function। उसके बाद इसी तरह क्योंकि हम functions को addresses हम सेंड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की, तो इसकी मदद से हम एक और काम भी ले सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो in C language a user defined function can have multiple arguments, but a user defined function can only return one value। This is the rule when we are creating a user defined function कि user defined function एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले सकता है। लेकिन अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी हो, तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं जिसके जरिए हम किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को वेरिएबल की एड्रेसेस सेंड करते हैं और उसी ट्रिक की मदद से हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन से। सो इन C और C++ programming language we cannot return multiple values from a function directly, but using a trick we can return more than one value from a function। We can return more than one value from a function by using the method called call by reference। In the invoker function we will use two variables to store the result, and the function will take pointer type data, so we have to pass the address of data। For example, यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है my function के नाम से। हम चाह रहे हैं कि हम उस फंक्शन को एक नंबर पास करें, लेकिन हमें उसी नंबर का स्क्वायर भी चाहिए और उसका क्यूब भी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। इसका मतलब यहाँ तो एक वक्त में हम उसका स्क्वायर हम रिटर्न करवा सकते हैं या क्यूब रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को एक नंबर सेंड करूं और उसका मुझे स्क्वायर भी मिल जाए और एक क्यूब भी मिल जाए। तो ये अगर मुझे काम लेना है तो मैं पॉइंटर्स की मदद से दो वैल्यूज रिटर्न करवा सकता हूं किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया हुआ है जिसके तीन आर्गुमेंट्स हैं। एक जो फर्स्ट आर्गुमेंट है जो मुझे नंबर सेंड करना है, इंटीजर नम, और दो जो आर्गुमेंट्स हैं वो पॉइंटर टाइप है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम दो जो आर्गुमेंट्स हैं उनको हम एड्रेसेस सेंड करेंगे। उसके बाद void main में हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स सी दिस। सो आई हैव क्रिएटेड 3 वेरिएबल्स n, c and s। n वेरिएबल जिसका मुझे जो है वो स्क्वायर और क्यूब मालूम करना है, ये वो वेरिएबल है, और मैं चाहता हूं कि स्क्वायर जो है वो s को मिल जाए और क्यूब जो है वो c को मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा कि जब उस फंक्शन को कॉल करूंगा, माय फंक्शन को, तो n की वैल्यू जो है वो पास करूंगा और उसी के साथ साथ द एड्रेस ऑफ s वेरिएबल एंड द एड्रेस ऑफ c वेरिएबल जो है वो भी मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगी तो माय फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो कॉल होगा। उसके बाद n की वैल्यू जो 4 है वो यहाँ num में आप देख सकते हैं num वेरिएबल है, उसको असाइन हो जाएगा, और एड्रेस ऑफ s will be given to the sq और एड्रेस ऑफ c will be given to the cb वेरिएबल, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, जब इन पॉइंटर वेरिएबल को s और c की एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है num वेरिएबल का स्क्वायर निकाल के उन एड्रेसेस पे रख सकता हूं और num वेरिएबल का क्यूब निकाल के क्यूब वाले वेरिएबल में मैं उनकी वैल्यूज को असाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो num को 4 असाइन होगा और s और c की जो एड्रेसेस हैं वो sq और cb में असाइन हो जाएंगी। इसी तरह जैसे ही मुझे num की वैल्यू एक्सेस होगी, मैं num का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, num मल्टीप्लाई बाय num, ये स्क्वायर हो गया, और उसी स्क्वायर को मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, एट द एड्रेस ऑफ sq, क्योंकि sq को s का एड्रेस असाइन होगा, तो मैं चाहता हूँ कि उस एड्रेस पे जो वैल्यूज हैं उस पे स्क्वायर स्टोर हो जाए। तो मैं यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे आप देख सकते हैं num मल्टीप्लाई बाय num है, तो इनका स्क्वायर जो है जो कैलकुलेट होगा वो आपका असाइन हो जाएगा एट द एड्रेस ऑफ sq। क्योंकि यहाँ पे मैं स्टार यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एड्रेसेस को एक्सेस नहीं कर रहा, बल्कि उन एड्रेसेस पे जो वैल्यू है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर जो है वो sq की एड्रेसेस पे जो है वो स्टोर हो जाएगा, और इसी तरह num का जो है वो क्यूब निकाल के वो cb को जो एड्रेस असाइन हुई है उस एड्रेसेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो उनका क्यूब हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एज वेल। ओके, सो ये हमने किया, ये डबल कोटेशन जो है वो फॉर्मेटेड हो जाती हैं जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं। सो लेट्स रिप्लेस दिस, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा नहीं तो एरर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। So the square of 4 is 16, the cube of 4 is 64। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब माय फंक्शन कॉल किया तो उसको n की वैल्यू हमने सेंड की, n की वैल्यू जो है वो num को असाइन हो गई, बिकॉज num is a normal variable so it will access the value, and because sq and cb are both pointer variables so it will access the address of other variables।
तो हम S का जो एड्रेस है वो SQ को दे रहे हैं और C का जो एड्रेस है वो CB को हम सेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारे पास S और C की एड्रेसेस हो जाएंगी तो उन एड्रेसेस में हम नम वेरिएबल का स्क्वायर और क्यूब हम रख सकते हैं। जिस तरह इस एग्जांपल में दिया गया है कि हमने नम को स्क्वायर निकाला और स्क्वायर निकालने के बाद हमने जो है वो SQ के बाद जो एड्रेस है उन एड्रेसेस पे वैल्यू रख दी और इसी तरह नम का जो है क्यूब हमने कैलकुलेट किया एंड देन वी आर स्टोरिंग द क्यूब ऑफ नम ऑन द एड्रेस ऑफ CB। जो CB को एड्रेस मिल रही है उन पे वो कंटेंट हम रख रहे हैं। तो इसी तरह जो है हम वैल्यूज को अगर हम रिटर्न करवानी है यूजर डिफाइंड फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज, तो हम इस ट्रिक के जरिए मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। ओके, एरेस एंड पॉइंटर्स को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं इस स्लाइड में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। एन एरे इज अ ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल डेटा। इन मोस्ट कॉन्टेक्स्ट्स array names decay to pointers. In simple words, array names are converted to pointers. That's the reason why you can use pointers to access elements of arrays. Here we have declared an array AR of 5 elements. To access elements of the array, we use pointers. इस एग्जाम्पल में हमने एक एरे यूज किया है 5 एलिमेंट्स का जिसकी वैल्यूज 1 2 3 4 5 है। देन उसके बाद हमने एक पॉइंटर यूज किया है, पॉइंटर P है, एंड देन वी आर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ एरे टू द पॉइंटर। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि नॉर्मल वेरिएबल्स जो हैं जो कि एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं, उनके नेम जो हैं उनकी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। इसका मतलब है कि इंटीजर a एक वेरिएबल है, उसको आप एक वैल्यू असाइन करते हैं 5। जब हम a को एक्सेस करते हैं तो उसकी वैल्यू एक्सेस होती है। लेकिन एरेज में कॉन्सेप्ट दूसरा होता है। जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो एरे का जो नेम होता है, जिस तरह यहाँ पे ARR इज द नेम ऑफ एन एरे, तो एरे का जो नेम है वो रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरे का एड्रेस किसी पॉइंटर को देंगे तो यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरे का जो नेम है या उसका जो आइडेंटिफायर है वही उसके फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे पॉइंटर को जब एरे ARR का एड्रेस यहाँ पे असाइन किया तो यहाँ पे हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं किया। ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हमने एक इंटीजर I वेरिएबल यूज किया है, क्योंकि एरेस को प्रोसेस करने के लिए हम नॉर्मली फॉर लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने I वेरिएबल यूज किया है उसको हम फॉर लूप में इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद प्रिंटिंग एरे एलिमेंट्स। अब हम एरे एलिमेंट्स को पॉइंटर के जरिए हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। हमने फॉर का लूप लगाया और यहाँ पे I की वैल्यू जो है फ्रॉम 0 to लेस देन 5, इसका मतलब है कि 0 to 4 हम उसको इटरेट करेंगे, लूप लगाएंगे और उसके बाद हम पॉइंटर के जरिए उसको हम प्रिंट करेंगे। क्योंकि हमारे पास इस एग्जाम्पल में पॉइंटर के पास हमारे पास जो एरे है उसका एड्रेस मौजूद है, सो वी कैन एक्सेस द एरे एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर।
उसके बाद यहाँ पे हमने जो फॉर लूप में printf दिया है उसमें हमने जो नोटेशन यूज की है टू एक्सेस द एरे एलिमेंट्स, वो यहाँ पे हमने स्टार p प्लस i। अब इसका मतलब ये है कि क्योंकि p के पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मौजूद है तो उसमें हमने क्या किया है कि i जो कि लूप में यूज हुआ है जिसकी वैल्यू फ्रॉम 0 to 4 जाएगी, फर्स्ट इटरेशन में i की वैल्यू 0 होगी। p के पास जो एड्रेस है प्लस 0 का मतलब ये होगा कि p में जो भी एड्रेस है उसमें 0 प्लस करेंगे तो सेम एड्रेस ही बनेगी और उस पे जो कंटेंट है वो हमें प्रिंट करना है, तो वो कंटेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट का 1 होगा जो कि प्रिंट होगा। इसके बाद जब लूप का सेकंड इटरेशन चलेगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन p का जो भी एड्रेस है उसमें प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 होने का मकसद है कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस एक्सेस होगा p प्लस 1। इसका मतलब है कि p के पास जो भी एड्रेस है प्लस 1 जब हो जाएगा इसका मतलब है दैट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो जब नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बन जाएगा और क्योंकि हम यहाँ पे स्टार यूज कर रहे हैं एट द एड्रेस ऑफ p, जो भी कंटेंट होगा जो कि नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 2 है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह जैसे ही लूप की इटरेशन चलती जाएगी i की वैल्यू चेंज होती जाएगी और वो वैल्यू p में ऐड होती जाएगी और नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस होता जाएगा। So let's run this program. Okay, यही जो एग्जांपल है मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है एंड देन लेट्स सी। सो रन किया हमने। So now you can see this, we are accessing those elements of array with the help of pointer। पॉइंटर के पास array का एड्रेस आ गया और array का एड्रेस आने के बाद हमने पॉइंटर के जरिए उन एलिमेंट्स को एक्सेस किया। फॉर का लूप यूज किया, i की वैल्यू फ्रॉम 0 to 4 हमने इटरेट की। उसके बाद क्योंकि i की फर्स्ट टाइम 0 होगी तो p के पास जो भी एड्रेस है उसमें 0 ऐड होगा तो देन सेम ही एड्रेस बनेगी और उस एड्रेस में जो भी कंटेंट है वो हम प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार ऑपरेटर यूज किया हुआ है। और उसके बाद जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट का जो वैल्यू है वो आपका प्रिंट हो रहा है। इसी तरह i 1 होगा सेकेंड इटरेशन में तो p के पास जो भी एड्रेस है उसमें प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे और इसी तरह उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट है वो हम प्रिंट कर रहे हैं। सो इन दिस वे वी कैन यूज द पॉइंटर्स and with the help of pointer we can access the elements of an array. So this was the example of using pointers with array. So let's move forward to the next slide. Common mistakes when working with pointers. कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक्स करते हैं तो यहाँ उन चीज़ों का आपको ख्याल करना है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है उसमें हमने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है एंड देन इंटीजर पॉइंटर हमने यहाँ पे यूज किया है। इंटीजर पॉइंटर जो है वो पीसी के नाम से एंड देन जो वेरिएबल है सी के नाम से और यहाँ पे हम पॉइंटर को सी की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, दैट इज एरर बिकॉज वी कैन नॉट असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू अ पॉइंटर। हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, हम उस
वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गलती है वो ये है कि हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं किया। उसके बाद ये जो एग्जांपल है, एट द एड्रेस ऑफ पीसी वी आर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ सी। ओके, यहाँ पे भी वही गलती है कि हम पॉइंटर को एड्रेस असाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर नहीं है बल्कि एट द एड्रेस ऑफ का ऑपरेटर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कंटेंट्स दे सकते हैं, हम एड्रेसेस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एट द एड्रेस ऑफ पीसी पॉइंटर के बाद जो भी एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू रखनी है वो हमें देना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू देनी है इसको, तो एड्रेस ऑपरेटर हम यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज द एरर। और इसी तरह उन्हीं दो एरर्स के हवाले से नीचे जो करेक्शन है वो दी हुई है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें पीसी को हम एड्रेस देंगे तो यू शुड यूज द एड्रेस ऑपरेटर विद द हेल्प विद द वेरिएबल। ओके, और जो सेकंड स्टेटमेंट है एट द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, उसको आप वैल्यू ऑफ वेरिएबल दे सकते हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नहीं दे सकते। सो यू शुड कीप these things in your mind कि जब हम पॉइंटर्स को इस्तेमाल करें तो इन चीज़ों को जहन में रखें और इन एरर्स से हम बच सकें। ओके, उसके बाद जो है वो हम पॉइंटर्स के हवाले से हम अब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पॉइंटर्स में एक और टाइप होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नल पॉइंटर। It is always a good practice to assign a null value to a pointer variable in case you do not have an exact address to be assigned. This is done at the time of variable declaration. A pointer that is assigned null is called a null pointer. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली तो उस पॉइंटर को हमें कोई ना कोई वेरिएबल की एड्रेस असाइन करनी होती है, लेकिन आप उस वक्त उसको एड्रेस असाइन नहीं कर रहे। तो जब तक आप एड्रेस असाइन नहीं कर रहे तब तक आप कोई नल वैल्यू उसको असाइन कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो हम उसको एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नल। वो हम असाइन कर देते हैं। नल असाइन करने से यह हुआ कि जो पॉइंटर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, मीन इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एड्रेस। ओके, तो इस तरह जो है वो जब हम पॉइंटर्स को एड्रेसेस असाइन नहीं कर रहे तब तक आप उसको नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो इफ वी रन दिस प्रोग्राम तो आप देख सकते हैं तो इसका यहाँ पे जो आउटपुट दिया गया है, द वैल्यू ऑफ ptr इज 0, क्योंकि उसको हमने नल वैल्यू असाइन की है। when you assign the null value to a pointer, its value is 0. Okay, so this was the presentation and lecture about the pointers. होप के ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।